नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज बड़े ही गंभीर मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि हरियाणा का एकमात्र हिसार दूरदर्शन इन दिनों शिफ्ट होने का जो फरमान आया है उसका जो विरोध शुरू हो गया है। क्या वजह है उनको हम जानेंगे। हमारे साथ नरेंद्र कौशिक जी हैं और कामनी जी हैं, प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर, आप सबका स्वागत है। और नरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि आपकी अगुवाई में ये यहाँ पर विरोध किया जा रहा है शिफ्टिंग का। तो क्या मामला है, थोड़ा समझाएंगे प्लीज। देखिए, दूरदर्शन केंद्र पिछले 21 साल से बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहा था जी। 4 दिसंबर को माननीय अनुराग ठाकुर जी हिसार आए। उनका काम तो ये था कि इसको 24 घंटे करने के लिए आए हैं और बड़े जोर से जितनी भी दूरदर्शन की टीम थी उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 29 तारीख को उन्होंने एक फरमान जारी किया कि 14 अगस्त के बाद यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं जाएगा। कहने का मतलब आखिरी दिन 14 अगस्त तक ही लाइव प्रोग्राम गए, 14 जनवरी तक। जी, एकदम ऐसा क्या हुआ सर? ये इसके पीछे जाने का मुख्य कारण तो यही बताया जा रहा है कि जो ये जमीन है यही मुख्य मुद्दा है, क्योंकि ये लगभग 9 एकड़ जमीन है जिसमें 4 एकड़ के अंदर स्टूडियो बने हुए हैं और पिछले जो 5 एकड़ है उसमें कॉलोनी बनी हुई है। और ये लगभग यहाँ रेट बड़े अच्छे हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख की जमीन के रेट हैं। तो मेनली तो यही जो जमीन को लेकर के कि इतनी महंगी जमीन के ऊपर दूरदर्शन की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो देखिए, भारत सरकार बता सकती है, अनुराग ठाकुर जी बता सकते हैं कि क्या कारण रहा। वास्तव में तो यही है जो लोग बता रहे हैं। मलिक मैडम, आप भी इस यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आपको और क्या लगता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है असल में, कि क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, जैसा नरेंद्र जी ने अभी बताया कि जमीन इसकी वजह रही, ये तो है अंदाजे और एक अनऑफिशियल ये इसका वजह है कि हो सकता है कि जमीन अपनी प्राइम लोकेशन पे है, लेकिन ऑफिशियली जो हमें सुनने को मिला वो ये था कि क्योंकि आपका दूरदर्शन घाटे में चल रहा है, यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसे यहाँ से मर्ज कर दिया जाए। और वो सिर्फ हरियाणा का नहीं, बाकी जो अन्य जिले हैं, अन्य राज्य हैं, वहां से भी कुछ ऐसा करने की उनकी योजना है, उसे वो पॉलिसी मैटर का नाम देते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आपके जो सरकारी उपक्रम है और स्पेशली जो ये मीडिया उपक्रम है आपके, इनका काम रेवेन्यू देना नहीं है, रेवेन्यू कमाना नहीं है। इनके लिए शुरू किया गया था आपके सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। आप जिस क्षेत्र में भी ये दूरदर्शन केंद्र स्थापित हैं, वहाँ की संस्कृति का, कला का प्रचार प्रसार करने के लिए, किसानों को कुछ लाभदायी जानकारी देने के लिए, ना कि रेवेन्यू कमाने के लिए। तो सरकार का ये कहना कि आपका दूरदर्शन है जो क्योंकि ये कुछ कमा के नहीं दे रहा है, तो इसका कोई यूज नहीं है जनता के लिए, जबकि जनता के लिए तो यूजफुल था ही। हाँ, हो सकता है सरकार के लिए ना हो, यहाँ से कमाई नहीं हो रही थी उनकी, तो ये उन्होंने ये माध्यम निकाला कि इसे यहाँ से आप मर्ज कीजिए और इसकी जमीन है उसका कुछ और यूज कीजिए। प्रद्युमन जी, आप पत्रकार हैं और वहां से हिसार से रहते हैं और आपने बड़े नजदीक से देखा होगा। क्या एक यही वजह निकल के आ रही है कि एक सफेद हाथी साबित हो रहा है इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है या बंद कर दिया जा रहा है इस केंद्र को, या कोई और भी वजह है जिसके पीछे? आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखो डॉक्टर साहब, कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ जनता के हित के लिए, उनको सरकार लोगों के लिए सुविधा के लिए प्रदान करती है, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे वो बसेज हों, सरकारी हॉस्पिटल हों। लेकिन अगर हर जगह से ही सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने पर लग जाएगी तो फिर जनता का होगा, आम आदमी क्या करेगा? यहाँ दो इसके अलावा भी मैं एक मुख्य मुद्दे पर और आना चाहूंगा जो कौशिक साहब शायद नहीं बता पा रहे, क्योंकि हिसार के हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ से राजनीतिक रूप से लोगों ने चुन करके प्रदेश की विधानसभा और संसद में भेजा है, वो इस तरफ कोई प्रयास तो दूर की बात है, हो सकता है वो उस एरिया में भी ना गए हों आज तक। हिसार के जो विधायक हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, उनके ये क्षेत्र में आता है जहाँ ये दूरदर्शन केंद्र सेक्टर 13 में जो स्थित है जी। रणदीप गंगवा जी का जो मकान है वो भी इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
चौधरी भजनलाल जी का भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये लगभग 1 महीने से यहाँ बैठे हैं। सरकार का एक भी नुकसान इनके पास आज तक नहीं आया है। जी जी जी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी की वजह से, चूंकि ये प्रदेश का एकमात्र है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर जो पूरे प्रदेश की है उसको दिखाता है, और अगर ये हिसार से चला जाएगा तो निश्चित रूप से ना केवल हिसार की जनता बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता भी वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं इनको भविष्य में माफ नहीं करेगी। मुझे सबसे बड़ा कारण, एक तो जो यहाँ के विधायक हैं इस क्षेत्र में से कुछ एक विधायक तो ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजरिंग का काम करते हैं, कॉलोनियां काट काट कर बेचते हैं। पहले उनका पुराना रहा है, तो हो सकता है उनमें किसी की नजर इस पर हो। ये लगभग 500-600 करोड़ रुपए की, मेरे अंदाजे से 500-600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, लगभग 9 एकड़ है, और जो शहर का सबसे पोषक क्षेत्र है उसमें ये है। तो हो सकता है कि कभी ना कभी इसको किसी हॉस्पिटल को या किसी बड़े स्कूल को या किसी संस्था को देने के अंदर खाते कोई बात चल रही हो। ऐसा पहले भी हमने कई चर्चाएं सुनी हैं, जनप्रतिनिधि कमजोर होने की वजह से। और दूसरा, इसमें आज से पहले की सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ, क्योंकि ये चैनल 2002 में जब हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा की बेटी और तब की जो सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, उन्होंने जो इसका उद्घाटन किया था। अब तक तो ये पूरे ऑल इंडिया लेवल का या कम से कम एक बहुत बड़े लेवल तक का चैनल हरियाणा लेवल पर तो हो ही सकता था। मैडम कुछ कह रही थी कामनी जी, कुछ अभी जैसा प्रद्युमन जी कह रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे जो हमारे प्रतिनिधि हैं उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता है, रणबीर गंगवा है, या बिश्नोई फैमिली के लोग हैं। प्रद्युमन साहब वो सब यहाँ आए हैं, हम लोगों ने उनके रिकॉर्डिंग्स किए हैं, उनको बड़े अच्छे से पता कि उनके क्षेत्र में एक दूरदर्शन है, एक मीडिया उपक्रम है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि वो इच्छुक ही नहीं है, उनके जमीर बिक चुके हैं, वो इच्छुक ही नहीं है जनता के लिए कोई भी उपक्रम चलाने में। उनका सारा ध्यान केवल इस बात पे केंद्रित है कि उन्हें निजी फायदा कैसे पहुंचता है, उनका सारा ध्यान केवल और केवल इस बात पर केंद्रित है। अन्यथा उन्हें बहुत, यहाँ पे हमने बहुत से नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, आपकी जानकारी में होगा कि हम यहाँ से लगातार प्रोग्राम चलाते रहे हैं, चाहे वो नेताओं के इंटरव्यूज हों या वो आम जनता के हों या आपके कृषि वैज्ञानिकों के हों। लगातार जो भी दायित्व है दूरदर्शन के, उसने इसे निभाया है, वो भी उन हालात में जबकि इसके पास सीमित संसाधन थे। इन्हें कभी स्टाफ पूरा नहीं दिया गया, कैजुअल थे, उनकी संख्या भी जो जितनी जरूरत थी उससे कम थी, उसके बावजूद भी ये दूरदर्शन अपना काम कर रहा था। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये जो जमीन है ये सरकार की नजर में आई और इसको शिफ्टिंग करना। इसमें एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे कितना स्टाफ था और किस तरीके से प्रोग्रामिंग चलती थी यहाँ पर? जी, यहाँ पे जो था, जो परमानेंट स्टाफ था वो थे लगभग 25 से 30 लोग, और जो कैजुअल कर्मचारी जो हम जैसे लोग थे वो जुड़े हुए थे, उनकी संख्या थी 40 से 50। ऐसा नहीं था कि वो रेगुलर आते थे, लेकिन किसी भी प्रोग्राम की एंकरिंग के लिए उन्हें बुलाया जाता था, न केवल हिसार से बल्कि आसपास के जिलों से भी, जिनमें भी इस तरह की प्रतिभा थी उन सबको यहाँ एक मंच दिया जाता था। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, और एकदम से हमें, आपने सुना होगा कि जब भी किसी को नौकरी से हटाया जाता है तो कम से कम 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। लेकिन हमारे इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे केस में उन्होंने केवल 15 दिन का समय दिया, वो भी हमें नहीं दिया, अपने परमानेंट अधिकारी थे, केवल उन्हें बताया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप चंडीगढ़ शिफ्ट कीजिए। कैजुअल तो कोई इससे पहले कोई बात नहीं हुई मैडम? हाँ जी, सॉरी। इससे पहले जैसे अनुराग ठाकुर आए तो उनसे पहले कोई बात नहीं थी कि शिफ्ट होगा या कुछ और होगा, कोई इस तरह की सरसराहट थी क्या? देखिए, इसके शिफ्ट होने की 1-2 बार बातें सामने आई, लेकिन उसमें ये था कि चलिए यहाँ से तो शिफ्ट कर दिया जाएगा चंडीगढ़, लेकिन प्रोग्राम यहाँ बनते ही रहे। उसके पीछे एक लॉजिक भी था, प्रोग्राम यहीं से ही बन पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ पे 3-3 जो ये आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, किसानों को जानकारी कौन देगा? वैज्ञानिक तो हमारे सारे यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, चंडीगढ़ में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है नहीं। क्योंकि इसे जब शुरू किया गया था तो उसके पीछे मुख्य वजह यही बताई गई थी कि क्योंकि यहाँ पर आपके 3-3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो ये किसानों को बेहतर जानकारी दे पाएंगे। किसानों को क्यों ध्यान में रखा गया? क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, मुख्य जो इसका प्रोफेशन है वो खेती ही है।
इसलिए। हम्म, लेकिन अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए तो उस दिन सब कुछ ठीक ठाक था, हम लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने बाकी जो हमारे यहाँ नहीं आए, वो बाकी जो और केंद्र है देश में वो वहां भी गए, लेकिन वहां से हमें उल्टी खबरें यही आती थी कि वो कहीं से भी खुश होके नहीं गए, सब में कमियां निकाल के गए, लेकिन हमारे केंद्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सब कुछ नरेंद्र जी, ये ऐसे हालात बने जी, नरेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे हालात पर क्यों आया दूरदर्शन हिसार का, इसके पीछे की और वजह भी हो सकती हैं, वो आपके सामने संज्ञान में आई हो, वो एक बार थोड़ा सा साझा कर दें। और अब क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से ये रास्ता निकले बीच का? देखिए, हमारा तो मकसद एक ही है कि हरियाणा कला और संस्कृति का एकमात्र, ये हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, और तो कोई है नहीं, इसको यहीं रखा जाए। क्योंकि देखिए, चाहे हिसार है, भिवानी है, सिरसा है, रोहतक है, जींद है, जो अपना ये एरिया है, ये लगभग ठेठ हरियाणवी से जाना जाता है। और जब ठेठ हरियाणवी के बारे में जब जाना जाता है तो उन लोगों को मौका चंडीगढ़ में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि चंडीगढ़ की संस्कृति है वो मिलीजुली संस्कृति है, वो बुजुर्गों की संस्कृति है, रिटायर्ड लोगों की संस्कृति है, और वहां पर पंजाबी बाहुल्य एरिया भी है, आपको पता है। तो कहने का तात्पर्य कि यहीं रखा जाए, और ये हरियाणवी कला और संस्कृति के लिए इससे बढ़िया कोई और जगह हो नहीं सकती। दूसरा, जो कृषि के मामले में जो बात की कामनी जी ने भी की, प्रदुमन जी ने भी कही, क्योंकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के नाते यहीं से कृषि के प्रोग्राम जा सकते हैं। और शुरुआत के दौर में मैं आपको बताऊं, जब सुषमा स्वराज जी ने इसका उद्घाटन किया था, उन्होंने ये कहा था कि इसको पूरे देश के लिए कृषि से जोड़ना चाहते हैं, और वास्तव में कृषि से जोड़ने के लिए बना था शुरुआती दौर में। तो उसको आधार मान करके देखिए, अगर कृषि की बात की जाए, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा देश भी है, और हमारा हरियाणा प्रदेश तो 100% ही एग्रीकल्चर पे टिका हुआ है। जब इतनी बड़ी बात है तो इसको शिफ्ट करना बिल्कुल बेबुनियाद है यहाँ से। और बार बार सरकार से रहे, देखिए सर, इसके पीछे एक और लॉजिक रहा है, इसको लोग ज्यादा क्यों नहीं देख पाए। इसको डीटीएच से जोड़ा गया, शुरुआती दौर में इसको जोड़ा जाना चाहिए था। आप देखिए, पंजाब का 24 घंटे चल रहा है, उसको डीटीएच से जोड़ा हुआ है। आप राजस्थान का देखिए, वो डीटीएच से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 6 सेंटर है, 6 के 6 सेंटर डायरेक्ट टू होम से जुड़े हुए। लेकिन हरियाणा का एकमात्र होने के पर भी इसको नहीं जोड़ा गया था। अभी पिछले दिनों ही इसको 4 घंटे के लिए किया गया। शुरुआती दौर में 1 घंटे चलता था, फिर 2 घंटे, और बाद में इसको करके इसको 4 घंटे किया गया। हम बार बार मांग करते थे कि इसको 24 घंटे का किया जाए। सरकार की मनसा कुछ अलग ही मनसा थी, वो नहीं चाहते थे कि ये दूरदर्शन के अंदर रन करे, ये हरियाणा की कला को आगे बढ़ाने का काम करे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हैं सर जी, एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, सरकार की तरफ से इसे 24 घंटे के करने के आदेश भी आए 2020 में, लेकिन क्यों नहीं किया गया 24 घंटे का, ये तो अधिकारी जवाब दे सकते हैं। बजाय इसको 24 घंटे का करने के इसे यहाँ से समेट लिया गया। जबकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अनुराग ठाकुर जी अभी आए हैं यहाँ पे, तो हो सकता है वो उसी सिलसिले में आए हो इसे 24 घंटे का करने के। हम सब मैडम होना चाहिए इसका विस्तार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल वो कहते हैं कि बिस्तरे गोल कर दिए सारा, तो विस्तार क्यों नहीं हो पाया? आपके लेवल पर तो कमी नहीं रह गई कोई प्रोग्रामिंग में, या इस तरीके से ये जो आपको मौका नहीं मिला पूरी तरीके से, या पूरी पावर नहीं मिली, या किस तरीके से आप समझते हैं इस चीज को, विस्तार क्यों नहीं हुआ? बात नहीं है, एक प्रोग्राम देने वालों में कोई कमी नहीं थी, हरियाणवी लोगों के जो इतने कलाकार हैं उनमें कोई कमी नहीं थी। कमी रही तो सरकार की तरफ से ही रही है, कलाकारों की तरफ से कोई कमी नहीं रही। देखिए, कलाकार तो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जब जब उनको मौका मिलता है उन्होंने करने का काम किया है। लेकिन इसके पीछे मैं तो सबसे बड़ा यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे कुछ लोग, उनकी भी कमी, क्योंकि वो बाहर से आए हुए लोग थे, उनको हरियाणवी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था, उसका सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा, वो लोग चाहते थे कि अगर ये शिफ्ट हो जाता चंडीगढ़ में मान लिया, तो उनको ये ज्यादा मिलेगा, हाउस अलाउंस है वो ज्यादा मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा। उनका बेसिकली हरियाणा की कला और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी, तो कामनी मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब मान लो कि कोई बीच का रास्ता हो सकता है कि शिफ्ट हो जाए और यहाँ भी प्रोग्रामिंग हो, तो तब भी आप मानेंगे जो आप डिमांड करें वो डिमांड में शामिल है ये सब चीजें, या कुछ और है?
नहीं, देखिए हमारी सबसे मुख्य जो डिमांड है वो तो यही है कि इसे शिफ्ट किया ही क्यों जाए। अभी जी। नरेंद्र जी ने बड़े विस्तार से बताया कि चंडीगढ़ को आप हरियाणवी संस्कृति का केंद्र नहीं कह सकते। आप कहाँ से जी। लाएंगे वहां ढूंढ के एक हरियाणवी में बात करने वाला कलाकार या हरियाणवी संस्कृति को प्रचारित करने वाला कलाकार कहाँ से लाएंगे आप? जी। जी। देखिए हमारी मुख्य मांग यही है कि इसे शिफ्ट ना किया जाए, और अगर शिफ्ट हम्म। आपको करना ही है तो ठीक है, आप हम्म। इस कम से कम यहाँ प्रोग्राम तो बने हम हम्म। लोगों को, केवल हम लोगों को, जो हमारे हम तो देखिए यहाँ पे एंकर का काम करते थे, तो लेकिन प्रोडक्शन यहाँ हो जाए और वहां पर हो जाए, सिर्फ वहां से प्रोग्राम चलते रहे, रन होते रहे, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, यहाँ से क्यों ना चले? जब एक इतना बड़ा उपक्रम है, आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों नहीं? हम्म। चंडीगढ़ में तो आपको नए सिरे से चलाना पड़ेगा। अब देखिए एक छोटा हम्म। सा उदाहरण है, जब से ये चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ है 15 जनवरी से, वो वहां से हम्म। क्या प्रोग्राम दिखा रहे हैं? वो प्रोग्राम दिखा रहे हैं जो हिसार में रिकॉर्ड किए गए, जो हिसार में रहकर बनाए गए, वो प्रोग्राम दिखा रहे हैं। भाई अगर ऐसा ही करना है तो यही क्यों नहीं रहने दिया जाता इसे? यहाँ प्रोग्राम बनते रहेंगे, यहाँ से चलते रहेंगे, क्या दिक्कत है जी। इसमें? कि चंडीगढ़ से शिफ्ट करना और वहां से चलाने में तो ज्यादा दिक्कत है। आपको वहां नए सिरे से आपको स्टाफ को रखना पड़ेगा, नई बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, नए उपक्रम भी लेने पड़ेंगे, यहाँ सब कुछ पैसे का ज्यादा खर्च होगा सारा। कई या, गुना, या, पहले से ज्यादा नहीं, कई गुना खर्च तो होगा। और जो यहाँ पर है, जो बिल्डिंग है, क्वार्टर्स है या आपके उपकरण है, वो सब बेकार हो जाएंगे। दोहरा नुकसान है ये तो। क्या समझ आ रही है इसके पीछे? तो इसमें और क्या क्या डिमांड शामिल है आपकी इसके अलावा? नहीं, मुख्य डिमांड हमारी यही है, बाकी तो इसके यहाँ तो कोई रहने से बातचीत हो पाई है कि सरकार के किसी नुमाइंदे से कोई बात हुई है उसके बाद? जी, हमने अपने जो जितने भी नुमाइंदे हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, उन सबसे हमने बात की। डॉक्टर कमल गुप्ता के यहाँ हम गए, रणबीर गंगवा के यहाँ गए हैं हम लोग, और जो हमारे सांसद हैं जितेंद्र सिंह, उनके यहाँ गए हैं, दुष्यंत चौटाला जी से बात हुई है। सबने आश्वासन तो दिए, केवल आश्वासन दिए, लेकिन कोई अब हमें 1 महीना हो गया है यहाँ पे, आज 31वां दिन था हमारे धरने का, पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक सरकार का कोई भी आदमी हमारे पास बातचीत के लिए या कोई एक हल निकालने के लिए हमारे पास नहीं आया है। हाँ, विपक्ष के लोग आए हैं, आपके शहर के संगठन आए हैं, न केवल शहर के संगठन बल्कि पूरे प्रदेश के संगठन, वो सब हमें लगातार सहयोग दे रहे हैं और लगातार हमारे धरने पे आ रहे हैं। जी कौशिक साहब, अगर जी एक बात जी मैं एक बात और विशेष बता दूं, जिस दिन जो भारत देश के खेल मंत्री और जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो हिसार आए थे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम में, और वहाँ हिसार के जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, और राज्यसभा के सांसद है जिनका नोडल जिला हिसार है लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, वो दोनों भी वहीं मौके पर मौजूद थे, मैं भी वहीं था। तो संभावनाएं थी कि अनुराग ठाकुर जी आए हैं तो यहाँ इसको 24 घंटे का करके जाएंगे और वो आकाशवाणी का दौरा करेंगे। उस दिन उनका लिखित में आकाशवाणी का दौरा था, इसका सॉरी दूरदर्शन का। लेकिन जैसे वहां से चलने लगे तो उन्होंने जो हिसार के दोनों नुमाइंदे थे उनको साथ लेकर नहीं आए, ना तो उनके साथ ब्रजेंद्र सिंह आए, ना डॉक्टर डीपी वत्स आए। अगर वो आते तो हो सकता है कुछ ना कुछ वो पैरवी करते भी। वो अकेले जो है अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए, और जैसे ही वो यहाँ अकेले आए तभी से लग गया था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, इसको वो जो है अपने हिमाचल प्रदेश के नजदीक ले जाएंगे, और वही उन्होंने कर दिया। हमारे हिसार जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी नाकामी जो है, मैं इसको मान रहा हूँ। आपको एक बात और बताऊं मैं, ये केवल हिसार को क्या, इन्होंने पिछले दिनों इन्होंने कोशिश की कि गोरखपुर में, यूपी में, और एक आपके बिहार में, वहां के केंद्र को भी इस तरह से जैसे यहाँ से चंडीगढ़ ले जाया गया, ऐसे ही उसको भी मर्ज किया गया था। लेकिन वहां के जो सांसद हैं, लोकल सांसद हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और उन्होंने उसे वहीं रोक लिया। लेकिन हमारे सांसदों का हाल देखिए, अभी तक वो हमारे पास पहुंचे ही नहीं है। उन्हें कोई दुख नहीं है कि उनके प्रदेश से ये जा रहे हैं यहाँ पे, उनको ये लगता है कि इसमें उनकी नाकामी भी है। जी मैं मैडम की बात में एक बात और जोड़ दूं डॉक्टर साहब, जहां तक मेरी जानकारी में है, अगर ये चैनल यहाँ से चला गया तो शायद देश का पहला राज्य हरियाणा होगा जिसमें का अपना क्षेत्रीय कोई चैनल नहीं है। बिल्कुल, ये ना केवल सबसे आखिर में मिला था, दूरदर्शन भी मेरे ख्याल में सबसे आखिर में मिला था हरियाणा को, सबसे पहले चला गया सबसे आखिर में। और राष्ट्रीय राजधानी के बिल्कुल सटा हुआ हमारा प्रदेश, जो 3 तरफ से दिल्ली जिससे घिरी हुई है, और ये ना केवल हिसार बल्कि हरियाणा प्रदेश के
सत्ता में बैठे हुए और विपक्ष में बैठे हुए तमाम नेताओं की नाकामी रहेगी। क्योंकि जब सत्ता नहीं सुनती तो विपक्ष के लोगों को, हाँ यहाँ इतना जरूर है कि राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ आए, अनुराग ढांडा जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ आए, दोनों ने जो है आवाज उठाने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई इसमें एक कदम भी, शायद कामिनी जी और नरेंद्र जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, एक कदम भी नहीं शायद मेरे ख्याल में चल पाई। नारवण जी के विधायकों में सिर्फ राम कुमार गौतम जी आए, उनको बड़ा दुख था वास्तव में, पर्सनली उन्होंने कहा कि बड़ा गलत है ये जी। दूसरा, लेकिन गौतम जी की सरकार में चलती तो नहीं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी बड़े मजबूती से इस बात को उठाया। जी जी, दीपेंद्र, ये अलग विषय है। नरेंद्र जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर आप बात तो कर नहीं रही सरकार, तो ऐसे में आप कैसे करेंगे और कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? देखिए, अगर सरकार बात नहीं कर रही तो हमारी चाहे जान चली जाए, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। नारवल साहब, ये सीधा सीधा हम संदेश सरकार को देना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। हमें चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। हम हर रोज कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम कर, बहुत से संगठन हमारे से मिलते जा रहे हैं और सरकार पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा दबाव जरूर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि कितना लंबा ले जा सकते हैं और हमें कितना ही लंबा ले जाना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। रही बात प्रभावित होने की, कितने लोग, आपने पूछा कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो साहब पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है। ये केवल हमारा दूरदर्शन था, ये आपका भी पूरे प्रदेश का था। अभी प्रद्युमन जी ने बताया पूरे हरियाणा में एक ही तो था। आप ऐसे कैसे जानते हैं अपने उपक्रमों को? तो मीडिया की भी ड्यूटी बनती है कि हमारे साथ आए, हमारी आवाज उठाए, और मैं तो कहूँगी हमारी उनकी अपनी आवाज है। ये तो शुरुआत है बेचने की, तो धीरे धीरे आप कर देंगे सब इस तरह से। जी प्रद्युमन जी, लास्ट आपकी टिप्पणी चाहूंगा जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा कमजोर आदमी मानता हूँ। देखिए, जब गोरखपुर की बात आई तो खुद वहां के मुख्यमंत्री ने रवि किशन जी को कहा कि आप अपने गेट पे बैठिए, दूरदर्शन के गेट पे, और आज उसको आपको पता हो 24 घंटे का किया जा रहा है। दूसरा, जो मुजफ्फरनगर बिहार था, वहां के माथुर जी वो भी खुद गेट के ऊपर बैठ गए। उन दोनों के बैठते ही सरकार ने बिल्कुल बैकफुट पे आ गई और उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल बंद नहीं कर, उसको चला रहे। लेकिन हमारे साथ तो सबसे दुर्भाग्य ये है, हमारे जितने नुमाइंदे हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो यहाँ पर आ ही नहीं पा रहे। पता नहीं किस चीज का डर है, पता नहीं वो वास्तव में आप वाली बात है, इनका कोई घालमेल है या दाढ़ी काली इनकी, अब समझ से परे है। प्रद्युमन जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि ओवरऑल क्या है और हल कैसे निकलेगा फिर? देखो, हल तो सरकार के जनप्रतिनिधि या जो सरकार में बैठे लोग हैं, करना तो उनको है। दूसरा, मेरा भी एक छोटा सा सुझाव जो दूरदर्शन बचाओ समिति है उसको है कि जो प्रदेश के नेता है, मेरे ख्याल में उनकी कोई ज्यादा सी बस की बात है नहीं, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार का है। तो इन्हें जितना ज्यादा उसके जो संसद में जो लोग बैठे हैं उनसे अगर ज्यादा उन पर दबाव बनाएंगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। 2-3 दिन पहले जो है दूरदर्शन बचाओ समिति वाले रणबीर गंगवा जी के आवास पर बैठे थे, लेकिन रणबीर गंगवा जी के तो खुद के बस की बात नहीं है कि वो केंद्र में अनुराग ठाकुर जी से कैसे बात करेंगे। कम से कम तो आपका कहने का मतलब है सांसदों से बात की जाए, एक सांसदों से बात की जाए। दूसरा, हिसार की जनता से मेरा विशेष आह्वान है कि जो ये 500 करोड़ की जमीन ना केवल एक दूरदर्शन केंद्र की, आज तो इस पर नजरें हैं। कल हिसार का जो सिविल हॉस्पिटल है वो इससे भी पॉश एरिया में है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास। उसके बाद अगली जो बारी है वो आकाशवाणी की भी आ सकती है, जो हिसार के उपायुक्त महोदय के आवास से और लघु सचिवालय के बीच में बड़ी पॉश एरिया में है। इस तरह से तो हिसार की ही नहीं बल्कि प्रदेश की तमाम जो सरकारी जमीनें हैं उनको एक तरह से गिरवी रख दिया जाएगा। और इसमें विपक्ष के लोगों को भी, क्योंकि दूरदर्शन बचाओ जो समिति है, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि उसमें इतने ज्यादा लोग वहां धरने पर नहीं बैठते। अगर वहां एक दिन सैकड़ों या हजारों लोग वहां बैठे तो निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार को सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। और चूंकि अभी जल्द अगर कौशिक साहब, मलिक मैडम इसको एक जन आंदोलन बना लें तो हिसार में बहुत जल्द मेयर का चुनाव भी होने वाला है, जिसमें जो है अगर हिसार की जनता को इसमें सीधा इन्वॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि ये अकेला दूरदर्शन में जो लोग कार्यरत हैं उनका काम नहीं है। पूरी हिसार की जनता
को इसमें जिस दिन इन्वॉल्व हो जाएगी उस दिन सरकार घुटनों पर आ जाएगी और सरकार को बात माननी पड़ेगी। और मेरा तो ये भी अनुरोध है कि हिसार के जो सांसद हैं श्री बृजेंद्र सिंह, उनको तुरंत प्रभाव से जो है कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चला गया यहाँ से दूरदर्शन केंद्र तो सबसे बड़ी विफलता का कारण बृजेंद्र सिंह जी होंगे। और वो कल हिसार आ भी रहे हैं, अगर कल समाधान कर दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी जी। तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया, और हम तो चाहेंगे कि जो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन था उसको वहीं का वहीं रखा जाए, ताकि जो संस्कृति की बात है, किसानों की बात है, वो चीजें यूं का यूं बदस्तूर लोगों तक पहुंचती रहें, और उसे हम तो चाहेंगे कि 24 घंटे का भी उसे कर दें। धन्यवाद सर आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।